संजय अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, तुम कौन हो और अचानक मेरी लाइफ में कैसे आ गई? तुम्हारी शक्ल इस हद तक पीहू से कैसे मिल सकती है? संजय कुछ सोचता है और अपना फोन निकालते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए संजय किसी को कॉल करता है और बोलता है, मुझे अपने घर में कैमरे चाहिए, हर एक जगह, खासकर परी के रूम में, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी साइड से यस सर की आवाज़ आती है तो संजय कॉल कट कर देता है और सौम्या की फोटो को देखते हुए बोलता है, कहीं तुम दुश्मन की भेजी गई कोई चाल तो नहीं? थोड़ी देर में परी सोकर उठ जाती है। रेखा जी और सौम्या उसके पास ही बैठे बातें कर रहे थे। सौम्या को अपने सामने देखकर परी उठकर उसकी गोद में लेट जाती है। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी के सिर पर हाथ फेरने लगती है। रेखा जी दोनों को देखकर मुस्कुरा देती हैं। सौम्या परी को उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए बोलती है, बेबी चलो, अब जल्दी से उठ जाओ और कुछ खा लो। परी मुस्कुराते हुए बोलती है, मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। सौम्या मुंह बनाते हुए बोलती है, तुमको पिज़्ज़ा तभी मिलेगा जब तुम पहले एक गिलास दूध पियोगी। परी मुंह बनाते हुए बोलती है, मम्मा बिना दूध के पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा क्या? सौम्या अपना सिर ना में हिला देती है तो परी उदास मन से बोलती है, ठीक है, पी लेगी परी दूध। वैसे भी एक ही गिलास की बात है, पिज़्ज़ा के लिए परी इतना तो कर ही सकती है। परी की बातें सुनकर सौम्या हंसने लगती है और परी को अपनी गोद में उठाकर नीचे किचन में ले जाती है। परी सौम्या के कंधे पर सिर रखकर बोलती है, मम्मा हम लोग किचन में क्यों आए? सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को किचन काउंटर पर बैठाते हुए बोलती है, आज हम लोग परी के लिए पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं और पिज़्ज़ा किचन में आए बिना थोड़ी ना बन जाएगा। परी के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो चहकते हुए बोलती है, मम्मा आप मेरे लिए बनाओगी? सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है और परी को एक गिलास में दूध पीने को देती है और इसके लिए पिज़्ज़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में सौम्या पिज़्ज़ा बनाकर परी के साथ बाहर आ जाती है तो परी रेखा जी को देखकर बोलती है, दादी देखो, मम्मा ने अपने हाथों से मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया है। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को सोफे पर बैठाकर तो उसको पिज़्ज़ा खाने को देती है। रेखा जी परी को देखने लगती हैं तो सौम्या पिज़्ज़ा का एक पीस रेखा जी के पास लेकर आती है और रेखा जी को देते हुए बोलती है, माँ जी खा के बताइए कैसा बना है। रेखा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बेटा तुमने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, पर डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने को मना किया है। सौम्या रेखा जी के बगल में बैठ जाती है और बोलती है, माँ जी ये मैदा से नहीं बना है, यह मैंने रोटियों से बनाया है, तो यह हेल्दी है, आप खा सकती हो। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और प्लेट सौम्या के हाथ से लेते हुए बोलती हैं, तुमको पता है, सबसे पहले पीहू ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी भी कोई चीज़ होती है, पर वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई और बोली, माँ लाइफ में एक बार हर चीज़ खा के देखनी चाहिए। सौम्या भी मुस्कुरा देती है और परी को एक नज़र देखकर रेखा जी से बोलती है, पीहू जी बहुत अच्छी होंगी। रेखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से बोलती हैं, वो मेरी बहू नहीं बेटी थी। उसके घर में आते ही पूरे घर में रौनक आ गई थी, पर उसके जाते ही सब चला गया। मेरा बेटा भी जो हमेशा हंसता रहता था, वो मुस्कुराना तक भूल गया। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी आप टेंशन मत लो, आपको सर को हंसते हुए देखना है ना, हम लोग उनको लाफिंग गैस सुंघा देंगे, फिर वो इतना हंसेंगे कि पूछो मत। रेखा जी अपने आंसू पोंछती हैं और सौम्या के सिर पर हाथ फेरने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम मुझे लाफिंग गैस सुंघाओगी? सौम्या और रेखा जी पलट कर देखते हैं तो संजय थोड़ी दूर पर खड़ा सौम्या को घूर रहा था। सौम्या संजय को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। तभी परी भाग कर आती है और सौम्या से चिपक जाती है। सौम्या पलट कर परी को देखती है तो परी अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। सौम्या परी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों छुप रही हो? परी अपनी चोर नजरों से संजय को देखती है और धीरे से बोलती है, मैंने पिज़्ज़ा खाया है तो पापा डांटेंगे। सौम्या फिर परी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम डरो मत, आपके पापा आपको नहीं डांटेंगे। सौम्या बोल ही रही थी कि संजय परी के पास आकर बोलता है, मैंने कितनी बार मना किया है, ये फास्ट फूड मत खाया करो, तुमको समझ नहीं आता है, तुम कितनी छोटी हो और इन सब का कितना गलत असर पड़ेगा तुम्हारी हेल्थ पर, इसका तुमको कुछ आइडिया भी है? परी रोने लगती है।
तो सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और परी को गोद में उठाकर संजय के सामने खड़ी हो जाती है और संजय को घूरते हुए बोलती है, आप प्यार से भी बोल सकते हो, बहरे नहीं है हम लोग। और ऐसे छोटी सी बच्ची से कौन बात करता है? पहले जाइए, बच्चों से कैसे बात करते हैं वो सीख कर आइए, फिर ज्ञान दीजिएगा कि बच्चे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं। संजय सौम्या को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। संजय कुछ बोलने जा रहा था, पर सौम्या उसको बोलने का मौका दिए बिना वहां से जाते हुए बोलती है, परी अपने पापा से अब तुम तभी बात करना जब आपके पापा तमीज से बात करना सीख जाएं। ओके। परी अपना सिर हाँ में हिला देती है। संजय हैरानी से परी को देखने लगता है। रेखा जी संजय को देखकर मुस्कुरा देती हैं और उसके पास आने लगती हैं, पर संजय गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। रेखा जी संजय को जाता हुआ देखकर बोलती हैं, आज पहली बार तेरे सामने कोई बोल पाया है और तू उसके सामने चुप रह गया। शायद ये बच्ची तुम्हारे अंदर कोई बदलाव ला सके। रेखा जी इतना बोलते हुए परी के रूम में चली जाती हैं। तो सौम्या और परी खेल रहे थे। रेखा जी सौम्या के पास जाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगी? सौम्या, जी माँ जी बोलिए। रेखा जी, बेटा संजय को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और जैसी ही संजय ब्लैक कॉफ़ी पीता है वैसी तो बस रानी को ही बनानी आती है, और मैंने रानी को बाजार को सामान लाने को भेजा है। तो क्या तुम संजय के लिए कॉफ़ी बना दोगी? वरना वो और गुस्सा हो जाएगा। उसको ऑफिस के आने के बाद तुरंत काफ़ी चाहिए होती है। सौम्या मुस्कुरा देती है और खड़े होते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और सौम्या को बताने लगती हैं कि संजय कैसी कॉफ़ी पसंद करता है। सौम्या अपना सिर हिला देती है और रूम से बाहर चली जाती है। रेखा जी भी मुस्कुरा देती हैं और परी के साथ खेलने लगती है। सौम्या किचन में आती है और संजय के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी बनाते हुए सौम्या संजय के बारे में सोचते हुए बोलती है, जैसे खुद सड़ू है वैसे ही कॉफ़ी पीते हैं। छी, ये गंदी सी कॉफ़ी अंदर भी कैसे करते होंगे, मुझे तो देख के ही उल्टी करने का मन कर रहा है। इतना बोलते हुए सौम्या का ध्यान किचन काउंटर पर रखे पिज़्ज़ा पर जाता है। सौम्या मुंह बना लेती है और पिज़्ज़ा देखते हुए बोलती है, मेरे पिज़्ज़ा को खराब बोला, एक बार भी टेस्ट करके देखा नहीं, बस बिना खाए फरमान जारी कर दिया कि हेल्थी नहीं है। इतना बोलते हुए सौम्या पिज़्ज़ा गर्म करती है और कॉफ़ी के साथ रखकर सर्वेंट को आवाज़ देती है, पर कोई आता नहीं है। सौम्या अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेती है और बोलती है, लगता है कोई यहाँ है नहीं, अब क्या करूँ? सौम्या को सोचती है और फिर ट्रे उठाते हुए बोलती है, मैं ही दे आती हूँ। इतना बोल के सौम्या संजय के रूम में चली जाती है और नॉक करती है, पर संजय कोई जवाब नहीं देता है। सौम्या फिर मुंह बना लेती है और एक बार फिर जोर से नॉक करती है तो गेट ओपन हो जाता है। सौम्या अंदर झाँक कर देखती है तो रूम में कोई नहीं था। सौम्या अपने कंधे ऊपर कर लेती है और बोलती है, ये कहाँ गुम हो गए? इतना बोलकर वो रूम के अंदर जाती है और टेबल पर ट्रे रखकर बाहर की तरफ जाने लगती है कि उसको बाथरूम के गेट खुलने की आवाज़ आती है। सौम्या पलट कर देखती है तो संजय टॉवल से अपना मुंह पोंछ रहा था। संजय सौम्या को अपने रूम में देखकर गुस्से में उसके पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के आने की? सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, माँ जी ने आपके लिए कॉफ़ी। सौम्या इतना ही बोल पाई थी कि संजय फिर गुस्से में बोलता है, घर के सभी नौकर मर गए हैं क्या जो तुम यहाँ आई हो कॉफ़ी देने? सौम्या मुंह बना लेती है और बोलती है, सर कोई था नहीं, शायद वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे और उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मैं आ गई। संजय, उन्होंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी या तुमको यहाँ आने का मौका चाहिए था? सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय फिर बोलता है, देखा है मैंने कैसे एक ही दिन में तुमने मेरी माँ और बेटी पर कैसे जादू किया है। सौम्या की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी उंगली दिखाकर संजय को कुछ बोलने ही जा रही थी कि संजय सौम्या का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़कर उसका मुंह दीवार से लगा के बोलता है, तुम्हारी शक्ल मेरी पीहू से मिलती है, तो इस धोखे में मत रहना कि तुमको इस घर में घुसने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। संजय की बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय फिर बोलता है, मेरी बेटी और माँ से दूर रहना, तुम बस मेरी बेटी की केयर टेकर हो, अपनी औकात में रहोगी तो अच्छा रहेगा। अगर तुमने अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुमको अपने लिए केयर टेकर रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
सौम्या के हाथ में दर्द होने लगता है और वो भरे गले से बोलती है, सर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सौम्या की बात सुनकर संजय और कसके सौम्या के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, यह दर्द होना जरूरी है, इससे तुम अपनी औकात नहीं भूलोगी। सौम्या अपनी आंखें बंद करती है और संजय के पैर पर जोर से पैर मारती है, जिससे संजय की पकड़ सौम्या पर थोड़ी ढीली हो जाती है और सौम्या जल्दी से अपने हाथ घुमाकर संजय से अपना हाथ छुड़ा लेती है और संजय का हाथ मोड़कर उसका मुंह दीवार से लगा देती है। सौम्या ने ऐसा भी इतना जल्दी किया था कि संजय को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि अभी उसके साथ हुआ क्या। संजय सौम्या से अपना हाथ छुड़ाने लगता है तो सौम्या संजय के बाल पकड़कर उसका मुंह दीवार पर गड़ाते हुए उसका हाथ और कसकर मोड़ने लगती है और बोलती है, क्या है हाँ, मैं चुप हूँ तो आप तो मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। मुझे समझा क्या है आपने? जब मन किया हक कर लिया, जब मन किया हाथ पकड़ लिया। रास्ते का माल सस्ते में समझा है क्या? संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने आप को सौम्या से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, अरे चुप, अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, आप जॉब से निकालोगे मुझे? निकाल कर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितनी दम है आप में। मैंने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसी के अंदर इतनी दम नहीं है कि मुझे मेरी गलती के बिना जॉब से निकाल सके, समझे? और आपने क्या बोला? हाँ, मेरी औकात के बारे में? तो कान खोलकर सुन लो मिस्टर, मेरी औकात क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ केयर टेकर की जॉब के लिए आई हूँ। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो किसी गलत फहमी में मत रहना, समझे? संजय गुस्से में सौम्या को अपनी नज़रें तिरछी करके देखने लगता है। सौम्या आगे बोलती है, और दोबारा ना मुझे हाथ लगाने से पहले अभी का सीन याद कर लेना। मैं अपने स्कूल की कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। मेरे हत्थे चढ़े ना तो वो हाल करूँगी कि बाकी की ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ेगी। संजय गुस्से में अपनी आंख बंद कर लेता है। सौम्या फिर बोलती है, मेरे आगे मजबूरी है इसलिए यहाँ काम कर रही हूँ। बाकी ना मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है, ना ही आपके घर में घुसने में। मेरा काम जैसे ही हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर जब तक मैं यहाँ हूँ आप ना मुझसे उचित दूरी बनाकर रखना, वरना सुबह का तमाचा तो आपको अच्छे से याद होगा। वो तो बस डेमो था, बाकी की मूवी दिखाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना बोलकर सौम्या संजय को छोड़ते हुए फिर बोलती है, मुझे यकीन है कि आपका ईगो भरे दिमाग में मेरी बात अच्छे से बैठ गई होगी। संजय पलटकर सौम्या को गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने जा रहा था कि सौम्या अपने हाथ जोड़कर बोलती है, सर मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, एक बार खा के जरूर देखिएगा। इतना बोल के सौम्या अपने हाथ झाड़ते हुए रूम से बाहर चली जाती है। संजय का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो सौम्या के लाए हुए नाश्ते को गुस्से में फेंकते हुए बोलता है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। सौम्या फिर से परी के रूम में आती है और परी के साथ बैठ जाती है। रेखा जी सौम्या को देखते हुए बोलती हैं, बेटा कॉफ़ी दे दी संजय को? सौम्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है और परी के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद रेखा जी सौम्या को देखते हुए बोलती हैं, बेटा तुम सुबह से आई हुई हो, थोड़ा भी आराम नहीं किया है तुमने। अब तो रात भी हो गई है, तुम जाकर आराम कर लो, आज परी को मैं सुला दूंगी। सौम्या सच में बहुत थक गई थी, इसलिए वो अपना सिर हिला देती है और बोलती है, ठीक है माँ जी, मुझे कहाँ रहना है आप बता दीजिए। रेखा जी, बेटा तुम हम लोगों के साथ में रह लो। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से बोलती है, नहीं माँ जी, आप लोग मुझे रॉ हाउस देने वाले थे ना, आप बस वो बता दीजिए कहाँ है, मैं वहीं पर रह लूँगी। रेखा जी, बेटा क्यों, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? और तुम यहाँ से जाओगी तो परी पूछेगी कि तुम कहाँ गई, तो मैं क्या बोलूँगी? सौम्या, माँ जी मैं परी को समझा दूंगी, पर मैं रॉ हाउस में ही रहना पसंद करूंगी। मेरा परी के पास इतना ज़्यादा रहना सही नहीं है। मुझे एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही होगा, इसलिए हमको अभी से धीरे धीरे परी को समझाना होगा। रेखा जी एक लंबी सांस लेती हैं और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती हैं, शायद तुम सही कह रही हो। सौम्या मुस्कुरा देती है तो रेखा जी बोलती हैं, इस बंगले के पीछे रॉ हाउस बने हैं। सौम्या फिर मुस्कुरा देती है और परी से बोलती है, बेबी अब मैं चलती हूँ। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो सौम्या के गले लगकर बोलती है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी आपके साथ चलना है। सौम्या, नहीं बेबी, आप मेरे साथ चलेंगी तो दादी का ख्याल कौन रखेगा? परी, पर मम्मा मुझे आपके साथ रहना है। सौम्या, बेटा अभी रात हो गई है ना, तो मैं अब अपने घर जा रही हूँ। मैं फिर कल आपके पास आ जाऊंगी। परी, पर मम्मा आप क्यों जा रही हो? आप यहाँ परी के साथ नहीं रह सकती हो क्या? सौम्या, बेटा मुझे भी कुछ काम है जो मैं यहाँ पर रहकर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। परी अपना मुंह लटका लेती है। तो सौम्या परी के गाल पर किस करते हुए बोलती है, मैं कल आपके उठने से पहले आ जाऊंगी। परी अपनी नजर उठाकर बोलती है, पर आप जा कहाँ रही हैं? सौम्या, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा, जैसे आपका रूम है वैसे ही मैं अपने रूम में जा रही हूँ। परी, मम्मा तो फिर आप मेरे रूम में सो जाओ, आज से ये आपका रूम है। सौम्या हंस देती है और बोलती है, नहीं, ये आपका ही रूम है। मैं यहाँ रहूंगी तो परी कहाँ जाएगी? इसलिए आप अपने रूम में सो, मैं अपने रूम में जाती हूँ। परी, आपका रूम कौन सा है? सौम्या, मेरा रूम इस बंगले के पीछे है। परी, तो फिर ठीक है, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं आपके रूम में आ जाऊंगी। सौम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, ये हुई ना बात, मेरी डॉल वाली। परी खुश हो जाती है और सौम्या के गाल पर किस करते हुए बोलती है, आई लव यू मम्मा, अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और परी के गाल पर किस करते हुए बोलती है, अब आप भी सो जाओ और दादी को परेशान मत करना, ओके? परी अपना सिर हिला देती है तो रेखा जी सौम्या से बोलती हैं, बेटा तुम खाना खा लो, फिर मैं सर्वेंट को बोल देती हूँ, वो तुमको रॉ हाउस दिखा देगा। सौम्या, नहीं माँ जी, मैं अपने लिए खुद बना लूँगी, मैं एक केयर टेकर हूँ, मुझे वैसे ही रहने दीजिए। रेखा जी, पर बेटा, रेखा जी इतना ही बोल पाई थी कि सौम्या उनको रोकते हुए बोलती है, प्लीज माँ जी। रेखा जी एक लंबी सांस लेती हैं और अपना सिर हिलाकर सर्वेंट को आवाज़ देती हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट वहां आ जाता है तो रेखा जी उसको सौम्या को रॉ हाउस दिखाने को बोलती हैं। सौम्या परी को बाय करती है और सर्वेंट के साथ चली जाती है। सर्वेंट सौम्या को बंगले के पीछे थोड़ी दूर ले जाकर आता है और उससे बोलता है, मैम वो सेकंड वाला है। सौम्या ओके बोल देती है और घर की तरफ चली जाती है। सौम्या घर के अंदर आती है और अंदर से घर को देखने लगती है। यह ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, पर 2 से 3 लोगों के रहने के लिए सफिशियंट था। सौम्या एक रूम में जाती है और अपना सामान निकाल कर सेट करती है और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। सौम्या बात लेकर बाहर आती है और किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते उसके दिमाग में संजय की कई बातें चल रही थी। थोड़ी देर में सौम्या अपने लिए खाना निकाल कर बाहर हॉल में आती है तो वैसे ही घर की लाइट चली जाती है। सौम्या इधर उधर देखने लगती है और अपना हाथ आगे करके आगे टेबल तक पहुंचने की कोशिश करती है कि उसको अपने पास से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। सौम्या थोड़ा डर जाती है और जल्दी से टेबल को ढूंढते हुए टेबल के पास आती है और खाने की प्लेट रखकर फिर से सहारा लेकर किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। सौम्या और ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। संजय सौम्या को अपनी तरफ मोड़ता है और अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके उसके फेस पर करते हुए बोलता है, बस तुम इतने में ही डर गई? अपने मुंह पर रोशनी पड़ते ही सौम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर संजय की आवाज़ सुनते ही उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो संजय के हाथ को साइड में करके अपने मुंह से टार्च की रोशनी हटाते हुए संजय को घूर कर देखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? संजय चिढ़ जाता है और सौम्या को सोफे पर धक्का देते हुए बोलता है, ये मेरा बंगला है और ये मेरा बनाया हुआ रॉ हाउस है और तुमको मैंने जॉब पर रखा है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। सौम्या सोफे पर गिर जाती है और संजय को घूर कर देखने लगती है। तब तक लाइट भी आ जाती है। संजय सौम्या की तरफ झुककर उसको घूरते हुए बोलता है, तुम मेरे घर में हो, ये बात कभी भूलना मत। अभी तो बस तुम्हारे मुंह से चीख निकली है, बाद में तुम्हारा हाल क्या हुआ इससे तुम खुद आइडिया लगा सकती हो। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है। संजय सौम्या से दूर होता है और एक नज़र गुस्से में सौम्या को देखकर जाने लगता है कि सौम्या सोफे पर ठीक से बैठ जाती है और अपने खाने की प्लेट उठाकर खाना खाते हुए बोलती है, वैसे आप यहाँ आए मुझे डराने के लिए, मुझे अच्छा लगा।
सौम्या की बात सुनकर संजय की भौहें तन जाती हैं और वो पलटकर सौम्या को देखने लगता है। सौम्या मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, इससे ये प्रूफ होता है कि मेरा डर कितना है। अच्छी बात है, आपके मन में मेरे लिए डर रहे, ये आपके लिए अच्छा होगा, वरना कुछ समय पहले जो हुआ उससे तो आप आइडिया लगा ही लोगे। मैं आपके साथ और क्या क्या कर सकती हूँ। संजय गुस्से में सौम्या को खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। तो सौम्या हंसते हुए बोलती है, ये गुस्सा बचा कर रखिए, बाद में आपके काम आएगा। संजय गुस्से में सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम लड़की हो, बस इसलिए बची हुई हो, वरना तुम आइडिया नहीं लगा सकती मैं क्या हाल करता तुम्हारा। सौम्या हंसने लगती है और खाने की प्लेट रखकर संजय के पास आकर बोलती है, आप फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाते। संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तो सौम्या अपने रूम की तरफ जाते हुए बोलती है, चलो दिया मौका, लगा लो एड़ी से लेकर सिर तक का जोर, और मेरा एक बाल भी बांका करके दिखा दो तो मैं खुद यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी। और हाँ, यह लड़का लड़की करना छोड़ दो, अगर दम हो तो अपनी सोच को उठाओ और बराबरी का मुकाबला करो, और जो आप दूसरों के साथ करते हो वो ही मेरे साथ करके दिखाओ। ओके, डन। बाकी बातें बाद में, अभी मुझे नींद आ रही है। तो आप गेट अच्छे से बंद करके जाना, ओके। आजकल बड़े लोग भी चोर उचक्के बन गए हैं। इतना बोलकर सौम्या अपने रूम में जाती है और गेट अंदर से बंद कर लेती है। संजय तो बस गुस्से में उसको देखता रह जाता है और फिर वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। संजय गुस्से में अपने रूम में आता है और सामान इधर उधर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करो। संजय खुराना को किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मेरे सामने आवाज भी ऊंची कर सके, और तुम सीधे मेरे गिरेबान तक पहुंच गई। बहुत शौक है ना तुम्हें जानने का कि मैं क्या करता हूँ अपने दुश्मनों के साथ। तो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कि जब कोई मुझे उंगली भी दिखाता है तो मैं क्या हाल करता हूँ उसका। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। इतना बोलते हुए संजय का हाथ पीयू की फोटो पर लग जाता है और फोटो नीचे गिरने लगती है। तो संजय उसको जल्दी से फोटो को पकड़ लेता है और पीयू की फोटो को देखते हुए बोलता है, पीयू, वो बस तुम्हारे जैसी दिखती है, पर उसके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे जैसी हो। मुझे एक पल को लगा था कि शायद तुम वापस आ गई हो। उस लड़की को देखकर मुझे एक उम्मीद की किरण मिली कि शायद उस दिन कुछ ऐसा हुआ हो जो मेरी नज़रों से बच गया हो और तुम मुझसे दूर हो गई हो, और अब तुम मेरे पास वापस आ गई। पर नहीं, वो लड़की कभी भी तुम नहीं बन सकती हो। अगर मैं एक बार को सोच के भी देखूं कि शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान सब कुछ भूल सकता है पर अपना नेचर कभी नहीं भूल सकता। जो इंसान दिल से होता है वैसा वो जिंदगी भर रहता है। तुम में और उस लड़की में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत घमंड है ना उस लड़की को कि उसको कराटे आते हैं। आज के बाद वो कराटे का के भी भूल जाएगी। इतना बोलते हुए संजय पीहू की फोटो देखते हुए फिर बोलता है, सॉरी पीहू, मुझे पता है तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर तुमको तो पता है ना मैं कैसा हूँ। मैं उस लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, पर उसने आज अपनी लिमिट क्रॉस की है। उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश की। उसने मेरी बेटी को मुझसे बात करने को मना किया। हाँ, मानता हूँ कि मैं परी से बात नहीं करता, पर मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब वो मुझे चोर नज़रों से देखती है तो मैं भी उसको देखता हूँ। मैं उसके पास जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर हर बार मुझे उसको देखकर तुम्हारी याद आ जाती है और मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। मुझे पता है परी को मेरे प्यार की ज़रूरत है और मैं उसको अपना प्यार देना भी चाहता हूँ, पर फिर भी मैं उसको प्यार नहीं दे पाता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसके पास जाऊँ और वो भी मुझसे दूर ना हो जाए जैसे तुम गई। मेरे दुश्मन ही इतने हैं कि मैं चाह कर भी परी को प्यार नहीं दे पाता हूँ। सबको यही लगना है कि मैं परी से नफरत करता हूँ। उसको कुछ भी हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर पीहू, तुम तो सच जानती हो ना, वो तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। पर जैसे मैंने तुमको खोया वैसे मैं उसको नहीं खो सकता। तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर अगर गलती से भी परी को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं परी से जितना दूर रहूंगा उसकी जान को उतना ही खतरा कम रहेगा। मैं आज भी पता नहीं लगा पाया कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन था इन सब के पीछे। जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेता
तब तक मुझे परी से दूर रहना ही पड़ेगा। मैं परी को कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। मैं अपने दुश्मन को यह पता नहीं चलने दे सकता कि परी मेरी कमजोरी है। अगर उनको पता चला तो वो परी को मोहरा बनाएंगे। इतना बोलते हुए संजय की आंखें नम हो जाती हैं और वो पीहू की फोटो को अपने सीने से लगाकर फिर बोलता है, पीहू, तुम क्यों गई मुझे छोड़कर? मैंने तुमको समझाया था ना कि घर से बाहर मत निकलना। फिर भी तुम क्यों आ रही थी मुझे सरप्राइज देने? तुमने सरप्राइज की जगह जिंदगी भर का दर्द दे दिया। संजय दीवार से टेक लेकर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर पीहू के बारे में सोचने लगता है। पीहू कॉलेज से घर आती है तो उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी। पीहू अपनी आंखें छोटी कर लेती है और जल्दी से घर के अंदर जाती है तो संजय अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। पीहू संजय को हैरानी से देखने लगती है तो संजय पीहू को देखकर मुस्कुरा देता है। पीहू की मम्मी पीहू के पास आती हैं और धीरे से मुस्कुराते हुए पीहू से बोलती हैं, तुझे पता है तेरे लिए संजय खुराना का रिश्ता आया है। पीहू अपनी माँ की तरफ देखती है और कुछ बोलने ही जा रही थी कि संजय पीहू के पास आकर बोलता है, आंटी, क्या मैं पीहू से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? रजनी जी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती हैं और पीहू से बोलती हैं, जाओ बेटा, संजय को अपना रूम दिखा दो। पीहू अपनी माँ को घूर कर देखती है और संजय मुस्कुराते हुए पीहू से बोलता है, चलो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है तुम्हारा रूम देखने का। पीहू अपनी आंखें छोटी कर लेती है और संजय को घूरते हुए गुस्से में बोलती है, चलो। संजय मुस्कुरा देता है और पीहू के साथ उसके रूम में चला जाता है। रूम में आकर संजय पीहू के बेड पर लेट जाता है और हंसते हुए बोलता है, रूम थोड़ा छोटा है पर अच्छा है। पीहू गुस्से में संजय को देखती है और पिलो उठाकर संजय को मारते हुए बोलती है, तुमको शर्म नहीं आती है ऐसे किसी दूसरे के बेड पर लेटते हुए? संजय उठकर बैठ जाता है और पीहू के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अरे, अपने होने वाले पति को ऐसे कौन मारता है? पीहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से बोलती है, तुम मेरे होने वाले पति पीकर आए हो क्या? संजय, तुमको पता है ना मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं, पर तुम मेरे साथ पियोगी तो मैं जरूर पी लूंगा। पीहू अपना मुंह बना लेती है और चिढ़ते हुए बोलती है, मैंने आज सुबह ही तुमको प्यार से समझाया था, पर लगता है तुमको समझ नहीं आया। संजय, इसमें समझना क्या है? पीहू चिढ़ते हुए बोलती है, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है ना? मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे घर आ गए और तुमने ऐसा क्या बोला है, हाँ, मेरे पेरेंट्स को, कि वो इतने खुशी खुशी राजी हो गए शादी के लिए? संजय, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस उनको सच बताया है। पीहू, कैसा सच? संजय, कि मैं संजय खुराना हूँ। पीहू, तो कोई बड़ी तोप हो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे राजस्थान के नए होने वाले राजा हो। संजय मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है तो पीहू की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो संजय को हैरानी से देखते हुए बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? संजय अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं पीहू। संजय को हैरानी से पलके झपकाते हुए देखने लगती है तो संजय पीहू का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठा लेता है और बोलता है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो पीहू? पीहू, तुम होने वाले राजा हो और तुम कॉलेज में। संजय मुस्कुरा देता है और पीहू को बीच में ही रोकते हुए बोलता है, क्या राजा को नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का हक नहीं होता है? पीहू संजय को देखने लगती है तो संजय फिर बोलता है, मैं भी तुम लोगों के जैसा नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे भी कॉलेज जाना मस्ती करना अच्छा लगता है। पीहू, पर तुम किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़ सकते हो। संजय, पर जो मजा और जो सच्चे दोस्त मुझे यहाँ मिले हैं वो शायद बड़े कॉलेज में नहीं मिलते। मैंने आज तक किसी को अपने बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोग फिर मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते, मुझसे दोस्ती भी नहीं करते। मैं नॉर्मल लोगों के जैसे रहना और जीना चाहता हूँ और फिर इस राजगद्दी के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं बाकी सबके जैसा नॉर्मल रहना पसंद करता हूँ। पीहू, पर तुम राजा हो। संजय, तो मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? पीहू, है पर। संजय, पर क्या? अब तुम ये मत बोलना कि मैं राजा हूँ और कुछ काम नहीं करता हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, मैं राजा बाद में हूँ। पहले संजय खुराना हूँ, खुराना इंडस्ट्रीज का सीईओ। पीहू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से संजय से बोलती है, क्या तुम सच में
खुराना इंडस्ट्रीज के सीईओ हो? संजय: हाँ, अब क्या तुमको सर्टिफिकेट दिखाऊं? पीहू अपना सिर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, पर तुम होने वाले राजा भी हो, सीईओ भी हो, और कॉलेज भी आते हो, कैसे? संजय: देखो, राजा अभी मैं बना नहीं हूँ, और सीईओ मुझे मजबूरी में बनना पड़ा। पीहू: मजबूरी में? संजय: हाँ, डैड का एक्सीडेंट हो गया, जिससे अब वो चल नहीं सकते। मैंने सोचा था कि कॉलेज फिनिश होने के बाद कंपनी ज्वाइन करूंगा, पर डैड की कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि वो कंपनी हैंडल कर पाए, तो मुझे ही अब कंपनी देखनी पड़ती है। पर मैं अपनी कॉलेज लाइफ मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए कॉलेज आता हूँ। पीहू मुस्कुरा देती है, तो संजय फिर बोलता है, तुमने बोला था ना, पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, फिर मुझसे शादी करना। तो पीहू, मैं पहले ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने दम पर अचीव कर चुका हूँ। अगर तुमको इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा तुमको। पीहू संजय की आंखों में देखने लगती है, तो संजय पीहू का हाथ पकड़कर बोलता है, पीहू, मेरे सपने इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे डैड के सपने ही मेरे सपने हैं। पीहू की आंखें नम हो जाती हैं। संजय फिर बोलता है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इस साल हम दोनों 21 के भी हो जाएंगे, तो लीगली हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे हर एक सपने को अपना समझकर पूरा करूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पीहू मुस्कुरा देती है और संजय के गले लगकर भरे गले से बोलती है, हाँ। संजय सोच ही रहा था कि उसके रूम की डोर नॉक होती है। संजय अपने ख्यालों से बाहर आता है और डोर ओपन करता है, तो बाहर एक सर्वेंट डरा हुआ खड़ा था। संजय उस सर्वेंट को देखकर बोलता है, क्या हुआ? तो वो सर्वेंट डरते हुए बोलता है, सर, परी बेबी नहीं मिल रही हैं। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सर्वेंट का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम सबके रहते वो कहीं कैसे जा सकती है? वो सर्वेंट डरते हुए बोलता है, सर, बड़ी मैडम ने परी बेबी को रूम में ही सुलाया था, पर जब बड़ी मैडम कुछ समय बाद बेबी को देखने गई तो वो अपने रूम में नहीं थी। पूरे बंगले में देख लिया है, पर वो कहीं भी नहीं मिल रही हैं। संजय गुस्से में सर्वेंट को धक्का देते हुए बोलता है, अगर मेरी बेटी को जरा सी खरोच भी आई तो उसकी कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो सर्वेंट डर जाता है और संजय को देखने लगता है। संजय एक नज़र सर्वेंट को घूर कर देखता है और फिर वो भी हॉल में आकर परी को पूरे बंगले में ढूंढने लगता है। रेखा जी सोफे पर बैठी अपने सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। संजय रेखा जी के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ, आप रो मत, परी मिल जाएगी, वो यहीं कहीं होगी। इतना बोलते ही संजय को कुछ ध्यान आता है। वो भागते हुए बंगले से बाहर चला जाता है। संजय को ऐसे भागता हुआ देखकर रेखा जी भी उसके पीछे जाती हैं। संजय भागते हुए राह हाउस में आता है और सौम्या के घर का डोर नॉक करता है। 5 मिनट में सौम्या डोर ओपन करती है, तो संजय सौम्या को घूर कर देखने लगता है। सौम्या की गोद में परी सो रही थी। संजय खींचकर एक तमाचा सौम्या को मारता है और उसके हाथों से परी को छीन लेता है। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय गुस्से से उसको देखता है और वहां से चला जाता है। रेखा जी संजय को जाते हुए देखती हैं और फिर सौम्या के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, माफ कर देना बेटा, पर हम सब लोग परी के लिए परेशान थे। हमको नहीं पता था कि परी तुम्हारे पास है, और हम लोग उसको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। शायद इसलिए संजय ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। हो सके तो माफ कर देना। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और रेखा जी के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आप माफी मत मांगिए माँ जी, गलती मेरी है। परी को नींद नहीं आ रही थी तो वो मेरे पास आ गई है। मुझे यह बात आप लोगों को तुरंत बता देनी चाहिए थी, मेरे ही दिमाग से निकल गया। रेखा जी शर्मिंदगी भरी नजरों से सौम्या को देखने लगती हैं, तो सौम्या फिर बोलती है, माँ जी, अब आप भी सो जाइए जाकर, मेरी वजह से आप लोगों की नींद खराब हो गई। रेखा जी सौम्या के गाल पर प्यार से हाथ रख देती हैं और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चली जाती हैं। सौम्या डोर बंद करके अपने रूम में आती है और बेड के बाद लेटकर जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या परी के रूम में आकर उसको उठाती है, तो परी सौम्या से चिपक जाती है और अपनी बंद आंखों से बोलती है, मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को अपनी गोद में उठाकर बोलती है, नहीं, अब आप बाद में सोना, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और आपको टाइम से ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है।
परी अपना मुंह बनाने लगती है तो सौम्या उसको बाथरूम लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में सौम्या परी को लेकर डाइनिंग एरिया में आती है तो संजय और रेखा जी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सौम्या संजय को घूर कर देखती है और फिर परी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है और परी को चेयर पर बैठाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगती है। तो परी सौम्या का हाथ पकड़कर बोलती है, मम्मा आप भी मेरे पास बैठो ना। परी के मुंह से सौम्या के लिए मम्मा सुन संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। सौम्या परी को मना करते हुए बोलती है, नहीं बेबी, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग खेलेंगे। परी, नहीं, पहले आप भी हम लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करोगी, फिर हम लोग खेलेंगे। सौम्या फिर कुछ बोलने जा रही थी कि रेखा जी बीच में ही बोलती हैं, बैठो ना बेटा, तुमने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इतनी सुबह आ गई तुम। सौम्या एक नज़र संजय को देखती है जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और फिर परी की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। परी मुस्कुरा देती है और फिर चोर नज़रों से संजय को देखने लगती है। संजय जो अपने फ़ोन में परी को ही देख रहा था, परी को फिर ऐसे देखकर उसके फेस पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। सौम्या परी के लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर परी को खाने के लिए बोलती है तो परी फिर बोलती है, आप खिला दो ना मम्मा। सौम्या के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो परी को खिलाने लगती है कि सौम्या का फेस परी के सामने आ जाता है, जिससे संजय को परी की जगह फ़ोन में सौम्या दिखने लगती है। संजय सौम्या को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तभी उसका ध्यान सौम्या के गाल पर जाता है जिस पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। संजय अपनी आंखें एक सेकंड को बंद करता है और अपना फ़ोन बंद करके वहां से चला जाता है। सौम्या संजय को जाते हुए देखकर मुंह बना लेती है और फिर परी को खिलाने लगती है। परी फिर सौम्या से बोलती है, मम्मा क्या आज आप मुझे बाहर घुमाने लेकर चलोगी? सौम्या रेखा जी की तरफ देखती है तो रेखा जी अपनी पलकें झपका देती हैं। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी से बोलती है, हाँ आप बताओ आपको कहाँ जाना है? परी, वाटर पार्क। सौम्या अपना सिर हिला देती है और बोलती है, ठीक है, आप पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे। परी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगती है। थोड़ी देर में रेखा जी सौम्या और परी को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर घूमने के लिए भेज देती हैं। कुछ ही देर में सौम्या और परी वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। परी झूले देख के सौम्या से बोलती है, मम्मा मुझे वो वाला झूला झूलना है। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को लेकर झूला झूलने चली जाती है। परी एक एक कर सभी झूले झूल रही थी। थोड़ी देर में सौम्या परी को कैंटीन लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या खाओगी, तो परी चहकते हुए बोलती है, मम्मा बर्गर। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी के लिए बर्गर लेने चली जाती है। सौम्या बर्गर लेकर आती है तो परी जल्दी से उसके हाथ से बर्गर लेकर खाने लगती है। खाने के बाद सौम्या परी से बोलती है, बेबी अब हम दोनों घर चलना चाहिए। परी, नहीं मम्मा, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो थोड़ी देर और रुकते हैं ना? सौम्या, नहीं बेबी, अब बहुत देर हो गई है, अब हमको चलना चाहिए। तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं और सौम्या को देखते हुए बोलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है मैडम आपको जाने की? थोड़ी देर हम लोगों के साथ भी रुक लीजिए। सौम्या अपनी आंखें छोटी करके उन लोगों को एक नज़र देखती है और फिर परी को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगती है। तो वो लड़के सौम्या के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सौम्या उन सबको घूरते हुए बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तो उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे बदतमीजी तो अभी तक हम लोगों ने की ही नहीं। सौम्या गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करती है और चिढ़ते हुए बोलती है, हटो मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। वो लड़के फिर बोलते हैं, क्या करोगी मैडम, हमको भी तो जरा दिखाओ। परी मुंह बना लेती है और अपनी तोतली आवाज में बोलती है, बैड अंकल, आप मेरी मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? तो लड़के हंसते हुए सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारी मम्मा है? परी, हाँ। वो लड़के फिर हंसते हुए बोलते हैं, देखने में तो नहीं लगता है, पर तुम बोल रही हो तो मान लेते हैं। तभी दूसरा लड़का हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छी है तुम्हारी मम्मा। सौम्या गुस्से में उन लड़कों को देखते हुए बोलती है, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, हटो मेरे सामने से। तो एक लड़का हंसते हुए बोलता है, अरे हट जाओ, देखो मैडम को गुस्सा आ रहा है। सौम्या परी को नीचे उतार कर टेबल पर खड़ा करने लगती है तो परी मासूम सा फेस बना कर बोलती है, मम्मा हम लोग बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। सौम्या, नहीं बेबी, इन चिरकुटों को तो मैं ही सबक सिखा सकती हूँ, बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है।
वैसे भी अभी उनको भेजा है कुछ खाने के लिए, सुबह से हमारे आगे पीछे ही घूम रहे थे। अब उनको खाने में डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। परी फिर मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, तो फिर मम्मा आप इनको मारोगी? सौम्या, हाँ बेबी, और आप बताना कैसे किसको मारना है? आपने मूवी तो देखी होगी ना? परी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो सौम्या अपना दुपट्टा निकालकर परी को देती है और उन लड़कों के सामने आकर खड़ी होते हुए बोलती है, लगता है किसी ढीठ प्रजाति से हो, तभी प्यार से बोला तो समझ नहीं आया तुम लोगों को। वो सभी लड़के हंसने लगते हैं। तो सौम्या एक लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है। उस लड़के के मुंह से खून आ जाता है। तो परी ताली बजाकर हंसने लगती है। सौम्या परी की तरफ देखती है और वो भी हंसने लगती है। वो लड़के गुस्से में सौम्या को देखते हैं और उसमें से एक लड़का आगे आकर सौम्या को मारने की कोशिश करता है। तो सौम्या उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसको मारने लगती है। सौम्या सबको मार रही थी और परी टेबल पर उछल उछल कर ताली बजा रही थी कि तभी एक आदमी मुंह पर मास्क पहने परी के पीछे से आता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में वो सारे लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। सौम्या भी नीचे बैठ जाती है और जो लड़का ज्यादा बोल रहा था उसका मुंह पकड़कर अपने नाखून उसके गाल में गड़ाते हुए बोलती है, दोबारा किसी लड़की को परेशान करने से पहले आज की पिटाई याद कर लेना। इतना बोलकर सौम्या उठती है और परी की तरफ पलटती है। तो परी वहां पर नहीं थी। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर घूमकर परी को आवाज देती है, पर उसको परी कहीं नहीं दिखती है। तब तक बॉडीगार्ड्स भी सौम्या के पास आ जाते हैं। सौम्या उनको परी को ढूंढने को बोलती है और खुद भी परी को सब जगह ढूंढने लगती है, पर उसको परी कहीं नहीं मिलती है। बॉडीगार्ड्स भी सौम्या के पास आते हैं और बोलते हैं, मैडम परी बेबी कहीं नहीं मिली। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो परी को कहाँ ढूंढे? अगर परी नहीं मिली तो वो रेखा जी को क्या जवाब देंगी और संजय उसको क्या बोलेगी? सौम्या फिर एक बार बॉडीगार्ड्स को सब जगह देखने को बोलती है। तो बॉडीगार्ड्स फिर परी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में बॉडीगार्ड फिर सौम्या के पास आते हैं और बोलते हैं, मैडम बेबी नहीं मिली। सौम्या रोने लगती है और वहीं अपने घुटनों पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सौम्या डरते हुए खुराना मेंशन आती है। तो संजय सोफे पर बैठा अपना फोन चला रहा था। सौम्या डरते हुए संजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो संजय सौम्या को एक नज़र गुस्से में देखता है और फिर इधर उधर देखते हुए बोलता है, परी कहाँ है? सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो अटकते हुए बोलती है, सर परी नहीं मिल रही है। हम लोग वाटर पार्क गए थे पर परी अचानक से कहीं गायब हो गई। हमने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो खड़े होकर गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने? सौम्या अपनी नज़र उठाकर संजय को देखती है और फिर अपनी नज़र नीची करके बोलती है, सर परी नहीं मिल रही है। संजय गुस्से से सौम्या को देख रहा था। सौम्या संजय को देखकर थोड़ा डर जाती है और भरे गले से बोलती है, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मेरा ही ध्यान परी से हटा और परी। सौम्या बोल ही रही थी कि उसको पीछे से परी की आवाज आती है, मम्मा आप आ गई? सौम्या परी की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाती है और पीछे पलटकर देखती है तो परी उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठकर हाथ फैला देती है। परी भागते हुए सौम्या के गले लग जाती है। तो सौम्या रोते हुए परी के बालों पर किस करने लगती है और बोलती है, बेबी तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गई थी। तुमको पता है मैंने कितना ढूंढा तुमको, पर तुम घर कैसे आई? परी सौम्या से थोड़ा दूर होती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, मुझे एक मास्क वाले अंकल ले गए थे, पर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में बैठाया और उस गाड़ी में अक्षत मामू थे जो मुझे घर पर छोड़कर चले गए। सौम्या फिर से परी को अपने सीने से लगा लेती है। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है, फिर एक मैट को इशारा करता है परी को ले जाने के लिए। सौम्या परी से कुछ बोलने जा रही थी कि मैट सौम्या के पास आती है और परी को अपनी गोद में उठाते हुए बोलती है, परी बेबी चलो, आपको आइसक्रीम खानी थी ना, मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। परी मुंह बनाकर बोलती है, नहीं मुझे मम्मा के साथ रहना है। वो मैट एक नज़र संजय को देखती है तो संजय गुस्से में उसको ही देख रहा था। वो मेड डर जाती है और परी को वहां से ले जाते हुए परी से बोलती है, अभी सौम्या मैम को कुछ काम है तो आप मेरे साथ चलो। इतना बोलते हुए वो मेड परी को वहां से लेकर चली जाती है।
सौम्या नासमझी से जमीन पर बैठी परी को जाते हुए देख रही थी कि संजय सौम्या के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसको उठाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मेरी परमिशन के बिना इस घर से बाहर ले जाने की। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय खींचते हुए सौम्या को बाहर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, तुमने बोला था कि तुम्हारी गलती के बिना कोई तुमको इस जॉब से नहीं निकाल सकता है, तो तुमने आज मेरी बेटी को बाहर ले जाकर गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी है। सौम्या आंखों में आंसू लिए अपना हाथ संजय से छुड़ाते हुए बोलती है, ये सब आपने किया ना। संजय, किसने किया ये मैटर नहीं करता है, तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती, ये मैटर करता है। तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बेटी गायब हो जाती है और तुमको पता तक नहीं चलता है। सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो फिर रोते हुए बोलती है, आप मुझे इस जॉब से निकालने के लिए इतना नीचे गिर गए कि अपनी ही बेटी का किडनैप कर लिया। संजय एक नज़र गुस्से में सौम्या को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसको किडनैप भी करना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। सौम्या, पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी क्या किया है मैंने कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अपनी ही बेटी को चोट पहुंचा सकते हो? संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और चिढ़ते हुए बोलता है, वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए संजय सौम्या को घर से बाहर धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसी लापरवाह लोगों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आज मैं था तो परी सेफली घर पर है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो परी का क्या होता, सोचा है कभी तुमने? जब जिम्मेदारी उठा नहीं सकती तो लिया भी मत करो। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है अपने ईगो को अपनी जेब में रखो और जो काम करो वो पूरी जिम्मेदारी से करो। इतना बोलते हुए संजय सौम्या को गुस्से में देखते हुए एक सर्वेंट से बोलता है, मैडम का सामान उठाकर बाहर फेंक दो और अगर ये बंगले के आसपास भी दिखें तो शूट करने का ऑर्डर दे दो। इतना बोलकर संजय वहां से चला जाता है। सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एक सर्वेंट सौम्या का सामान लेकर आता है। सौम्या अपना सामान लेकर बंगले से बाहर आ जाती है और वहीं रोड पर बैठकर रोने लगती है। उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। अचानक से ये सब क्या होगा और वो इस अनजान शहर में कहाँ जाएगी। संजय गुस्से में अपने स्टडी रूम में आ जाता है और पीहू की फोटो को देखने लगता है। तभी अक्षत रूम में आता है और संजय से बोलता है, तुमको सौम्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। संजय पीयू की फोटो को टेबल पर रखता है और अक्षत से बोलता है, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षत, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो बाद में देखेंगे, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? संजय अपनी नजर चुराते हुए अक्षत से बोलता है, मतलब? अक्षत संजय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तू इतना भी ना समझ नहीं है कि मेरे बोलने का मतलब नहीं समझ पाए? संजय फिर इधर उधर नजरें करने लगता है तो अक्षय संजय को देखते हुए बोलता है, तूने सौम्या को ऐसे क्यों निकाला? तूने एक बार भी सोचा? रात हो गई है, वो बेचारी कहाँ जाएगी? वो तो यहाँ कुछ जानती भी नहीं है। संजय एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जाने उसका काम जाने। उसने गलती की और मैंने उसको जॉब से निकाल दिया, बस। अक्षत, ठीक है, तुझे सौम्या से कोई लेना देना नहीं है, पर तूने सौम्या को जॉब से निकालने से पहले परी के बारे में सोचा? एक ही दिन में परी को सौम्या से कितना लगाव हो गया है। जब परी पूछेगी कि सौम्या कहाँ गई, तब तुम क्या बोलोगे उसको? संजय, परी को समझाना होगा, सौम्या इस घर में नहीं रह सकती। अक्षत संजय को आंखें छोटी कर कर देखते हुए बोलता है, परी 2.5 साल की बच्ची है, उसको तुम क्या समझाओगे? संजय गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, परी बस इसलिए सौम्या से इतना लगाव रखती है कि उसकी शक्ल पीहू के जैसी है। अक्षत फिर संजय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, सौम्या की शक्ल पीहू से मिलती है। इसमें ना सौम्या की गलती है ना परी की, पर तू दोनों को सजा दे रहा है। सौम्या का चल मैं छोड़ भी दूँ तो परी का क्या? क्या बोलोगे तुम कि उसकी मम्मा कहाँ गई? वो छोटी सी बच्ची है, कम से कम परी को सब समझने का मौका तो देता। एक दिन अचानक से उसकी मम्मा की शक्ल की लड़की उसके सामने आती है और अचानक से गायब हो जाती है। तूने एक बार भी सोचा है परी पर इन सब का क्या असर पड़ेगा? संजय कुछ बोलने ही जा रहा था कि एक सर्वेंट भागते हुए स्टडी रूम में आता है और डरते हुए संजय से बोलता है, सर परी बेबी। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सर्वेंट के पास आकर बोलता है,
क्या हुआ परी को? वो सरबेट फिर डरते हुए बोलता है, सर परी बेबी को बहुत तेज फीवर है और वो बेहोश हो गई है। संजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से परी के रूम की तरफ भागता है। संजय परी के रूम में पहुंचता है तो डॉक्टर परी को देख रहे थे और एक मेड परी के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। संजय डॉक्टर के पास जाकर परी को देखने लगता है तो डॉक्टर संजय से बोलते हैं, परी की मम्मा कहाँ है? संजय नासमझी से डॉक्टर को देखने लगता है तो डॉक्टर अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोलते हैं, परी बार बार अपनी मम्मा को याद कर रही है। वो कहीं गई हुई हैं तो आप उनको बुला लीजिए। बच्चे बहुत ही नाजुक दिल के होते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं उनका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने परी को दवा तो दे दी है, पर अगर आप उसको उसकी मम्मा से मिला दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, वरना परी की कंडीशन और बिगड़ सकती है। और परी का फीवर कुछ घंटों और नहीं उतरा तो परी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अक्षत डोर पर ही खड़ा सब सुन रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद अक्षत रूम में आता है और संजय के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, मैंने तुझे पहले ही बोला था, कुछ भी करने से पहले परी के बारे में सोच लेना। संजय अक्षत को देखने लगता है तो अक्षत गुस्से में संजय को घूरते हुए बोलता है, परी मेरी बहन की आखिरी निशानी है, अगर परी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है तो अक्षत परी की तरफ देखकर संजय से फिर बोलता है, अगर सौम्या को वापस लाने में तेरा ईगो हर्ट हो रहा है तो फिर ठीक है, मैं परी को अपने घर ले जाता हूँ और सौम्या को भी मैं वहीं पर रख लूंगा। मेरी परी को जो कुछ चाहिए होगा मैं उसको वो हर चीज ला कर दूंगा। संजय एक नज़र परी को देखता है और गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। संजय के जाते ही अक्षत मेट के हाथ से पट्टी लेता है और उसको रूम से बाहर जाने को बोलकर खुद परी के पास बैठ जाता है और उसके सिर पर पट्टी रखने लगता है। सौम्या एक पार्क के बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी कि तभी उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, ओ एम जी मिस सौम्या, यहाँ क्या कर रही हैं? सौम्या आवाज की तरफ देखती है तो ऋषभ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहा था। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और अपनी जगह पर खड़े होकर ऋषभ से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ अपना मुंह बना लेता है और सौम्या को घूरते हुए बोलता है, मैं तो दोस्तों के साथ पार्क में घूमने आया था। पर तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? सौम्या की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो इधर उधर देखते हुए बोलती है, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने आई थी। ऋषभ अपनी आंखें छोटी कर लेता है और बेंच पर रखे सौम्या के बैग को देखते हुए बोलता है, अपने बैग के साथ घूम रही थी तुम? सौम्या अपनी आंखें बंद करती है और कुछ बोलने ही जा रही थी कि ऋषभ बीच में ही बोलता है, जब तुमको झूठ बोलना नहीं आता है तो कोशिश ही क्यों कर रही हो? सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो भाई बेंच पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। ऋषभ भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। सौम्या एक नज़र ऋषभ को देखती है और फिर सुबकते हुए बोलती है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सौम्या आगे बोलती है, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वापस अपने घर जा सकूं। अगर मैं वापस भी चली गई तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने अपना घर बेचने के लिए ब्रोकर को दे दिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे पैसों का इंतजाम करूं जिससे मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूं। ऋषभ एक लंबी सांस लेता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और फिर तुम अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना। सौम्या ऋषभ की तरफ नम आंखों से देखने लगती है तो ऋषभ फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, हम लोग दोस्त है ना, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्त किस नाम का? और जब कल मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरी हेल्प कर देना। सौम्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो ऋषभ के गले लगकर बोलती है, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। ऋषभ मुस्कुरा देता है और सौम्या को हक करते हुए बोलता है, अच्छा अब ज्यादा इमोशनल मत करो वरना मैं भी रोने लगूंगा। सौम्या मुस्कुरा देती है और ऋषभ से दूर होती है तो ऋषभ फिर बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। सौम्या अपना सिर हिला देती है तो ऋषभ वहां से चला जाता है। पर कोई था जो थोड़ी दूर पर गाड़ी में बैठा गुस्से में सौम्या को देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।